77 का साल, कानपुर शहर, ये वो साल था जब कानपुर के नक्शे को नए तरीके से परिभाषित किया गया। कानपुर नगर और कानपुर देहात पहले दोनों एक हुआ करते थे। ये वर्गीकरण होने के बाद कानपुर की राजनीति भी नए सिरे से परिभाषित हो रही थी। कानपुर देहात में मंधाना, शिवराजपुर, बिठूर, ये सब बड़े गढ़ बने। ये इलाके शहर से ज्यादा दूर नहीं थे। ज्यादातर नेताओं के लिए भी शहर में रहते हुए इन इलाकों को कंट्रोल करते रहना आसान था। मंधाना शिवराजपुर के बीच ही एक विधानसभा सीट पड़ती है, शोभेपुर। ये सीट ब्राह्मण बाहुल है, लेकिन 77 में चुनाव पड़े तो यहां से जीते जनता पार्टी के हरिकिशन श्रीवास्तव, कतई जमीनी नेता, ठेठ मोहल्लेदारी वाले। उस वक्त कानपुर में मजदूर आंदोलन भी चल रहा था, उसमें भी हरिकिशन सक्रिय थे। यही छवि थी कि उन्होंने 80 में भी शोभेपुर जीता, लेकिन 84 में कांग्रेस के नेक चंद्र पांडे ने शोभेपुर के जातीय समीकरण को अपने पक्ष में कर लिया और जीत हासिल की। हरिकिशन श्रीवास्तव को समझ आ चुका था कि अब जातीय समीकरण भी साथ लेकर चलना जरूरी है, तो उन्होंने 89 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। अब लौटते हैं शोभेपुर, यहाँ का बिकरू का। यहाँ पास में रेडियो की दुकान पर एक लड़का बैठता था। 22 से 24 साल की उम्र रही होगी, हट्टा कट्टा शरीर, गांव का दूध घी खाया हुआ, कानपुर से डिग्री कॉलेज में पढ़कर आया था। तो गांव में अलग रौला भी था और लड़का बड़ा हतछुट था। माने तो बात बात पर हाथ छोड़ देता था। ब्राह्मण था और नाम जानते हैं क्या था? विकास दुबे। आज भी विकास दुबे के कुछ पुराने इंटरव्यू सोशल मीडिया पर चलते हैं, जिसमें उनके हरिकिशन श्रीवास्तव को अपना राजनीतिक गुरु बताते हुए देखा गया। हरिकिशन बाबू और विकास का साथ कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार अंजनी निगम कई बार साझा करते नजर आए। विकास के पास टीम थी जो हरिकिशन श्रीवास्तव के काम आ सकती थी। हरिकिशन के पास था भौकाल जो विकास को चाहिए था। दोनों साथ आए। नतीजा 1989 में हरिकिशन की एक और जीत और विकास की गंवई दबंगई अब गुंडई में बदलने लगी। लेकिन विकास का राजनीतिक इस्तेमाल नेकचंद्र पांडे के समय से ही शुरू हो गया था। गांव के एक दबंग ब्राह्मण लड़के का पहली बार राजनीतिक लाभ उन्होंने ही उठाया, चुनाव भी जीता। हालांकि इसके बाद विकास हरिकिशन बाबू का शागिर्द हो गया। विकास भी उन्हें बाबूजी कहता था और जब ये विकास पंडित जी के नाम से जाने जाने लगा, तब भी वो हरिकिशन को अपना राजनीतिक गुरु बताता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मटर का दाना आप समझते हैं बेहतर तरीके से। मटर का दाना पहले मर्डर की वजह बना विकास दुबे के। कानपुर में दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार सरस बाजपेयी शहर में 1990 के अल्ले पल्ले से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो विकास के पहले बड़े केस का जिक्र करते हुए बता चुके हैं कि गांव में लोगों के खेत, बागीचे अक्सर एक दूसरे से सटे रहते थे। साल 1990-91 के वक्त की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जो ज्यादा कोई बाड़बंदी भी नहीं रहती थी। खेतों के बीच में बस यूं ही चला करता था, हमने मेड़ बांध दिया, आपने बांध दिया, तो ये हमारा यहाँ से अलग हो गया, ये आपका खेत है, ये हमारा खेत है, ऐसे ही हुआ करता था। लेकिन जो FIR हुई उसमें क्या रहा क्या नहीं रहा वो तो अलग की बात रही। लेकिन उस वक्त जो पता चली थी वो ये थी कि विकास के पिता राम कुमार एक रोज अपने खेत की मेड़ पर बैठे थे। जाने अनजाने में बगल की खेत से मटर तोड़कर खाने लगे। ये खेत था एक दलित का। वो आया और विकास के पिता को बहुत कुछ उटपटांग बोलने लगा। ये बात जब विकास दुबे को पता चली तो यहीं से इज्जत और जमीन का झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें उस खेत मालिक का मर्डर हो जाता है। आरोप आया विकास दुबे पर। पहला बड़ा आरोप था, वो भी छोटे मोटे झगड़े का नहीं, मर्डर का। और यहीं से विकास का रसूख, राजनीतिक पकड़ और गुंडई बढ़ती चली गई। विकास की पर्ची पर नौकरियां मिलने लगी। पत्रकार अंजनी निगम के मुताबिक विकास के पास हमेशा से अच्छी टीम रही। उसने इलाके में लड़कों को अपने साथ जोड़ा, उनकी मदद की और लड़के विकास के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार।
लेकिन विकास की ये टीम बनी कहां से, ये समझना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि हरिकिशन बाबू के नाम का विकास जमकर इस्तेमाल करता रहा। चूंकि वो हरिकिशन के काम आता था तो वे आपत्ति कभी नहीं किए। इसी तरह बढ़ते हुए विकास ने एक बड़ी डिटर्जेंट फैक्ट्री के मालिकों तक अपनी जबरदस्त पैठ बनाई। चौबेपुर में यह फैक्ट्री थी जहां विकास दुबे की लिखी पर्ची पर नौकरियां मिलती थी। ना सिर्फ नौकरियां बल्कि तनख्वाह भी खुद ही तय करता था कि किसको 1 रुपया मिलना है, किसको 2 रुपया और किसको 4 रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि विकास दुबे ने अपनी पैठ चौबेपुर के अंदर किस तरीके से बनाई थी। तो चौबेपुर, शिवालय, बिठूर के आसपास के 20 से 25 गांवों के 400 से 500 लड़कों के विकास ने नौकरी लगवाई। विकास ने जान पहचान के दम पर गांव में तमाम काम करवा दिए, जैसे कि हैंडपंप, लाइट, सड़क। यहां से गांव में विकास का रुतबा और बढ़ गया। अब जरा गौर कर लेते हैं खुल्लर के साथ का। तो खुल्लर का साथ और विकास की कानपुर शहर में एंट्री साल 1997 से 98 के आसपास कानपुर शहर का काकादेव, शास्त्री नगर इलाकों में 2 नाम चलते थे, राजू खुल्लर, भूरे खुल्लर। और भूरे में भयंकर तनातनी थी। अब तक विकास दुबे की पकड़ गांवों तक ही थी, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात हुई खुल्लर से। विकास और खुल्लर की बनने लगी। विकास के आने से खुल्लर का पलड़ा भारी हुआ। नतीजा, भूरे को शास्त्री नगर इलाका छोड़कर जाना। अब देहात में विकास का कोई मैटर हो तो खुल्लर टीम लेकर पहुंचता। शहर में खुल्लर को जरूरत हो तो विकास लड़के लेकर आता। विकास की कानपुर सिटी में ऑफिशियल एंट्री तो हो ही गई थी। इसी बीच खुल्लर की बहन रिचा से विकास दुबे का प्रेम संबंध रहा और आगे चलकर ये प्रेम प्रसंग दोनों ने शादी में तब्दील कर दिया। पैसे और राजनीतिक संरक्षण के दम पर विकास की पहुंच काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ में उसका करीबी अमर दुबे। जब 2 नेता विकास के लिए धरने पर बैठे, सरस वाजपेयी के मुताबिक कल्याणपुर में एक दारोगा हुए थे, हरिओम यादव। हरिओम यादव विकास दुबे को तड़े थे। एक रोज विकास शिवालय से कानपुर कचहरी आया। लौटते वक्त हरिओम ने विकास को धर दबोचा। पुलिस और विकास के गुंडों में बहुत लड़ाई हुई। कहते हैं कि हरिओम यादव ने गोली तक चलाई। आखिर पुलिस ने विकास को धर ली और लेकर कल्याणपुर थाने चली। जब तक पुलिस विकास को लेकर थाने पहुंचती, तब तक शिवालय, चौबेपुर से ट्रैक्टरों में भरकर 500 से ज्यादा लोग थाने पहुंच चुके थे। गांव के लोगों को डर था कि पुलिस विकास भैया को मार देगी। जो भी कार्रवाई हो वो सबके सामने हो। इस मांग को लेकर शहर के 2 नेता धरने पर भी बैठे, भगवती सागर, राजा रामपाल। भगवती सागर इस समय बिल्हौर विधानसभा सीट से विधायक भी थे। राजा रामपाल अकबरपुर सीट से सांसद रह चुके। विकास के कहने पर एक कंपनी को मिलने लगा 20-25 गांवों का दूध। और एक किस्सा कानपुर में बहुत चलता था कि जिस डिटर्जेंट कंपनी में विकास की पर्ची पर नौकरी मिलती है, वही कंपनी लॉन्च कर रही थी एक दूध डेयरी ब्रांड। ये बात 2005 और 7 के बाद। तब तक विकास का रसूख काफी बढ़ चुका था। कंपनी को बाजार में पैर जमाने थे। विकास से मदद मांगी गई। विकास ने शिवाली, चौबेपुर, बिठूर के आसपास के करीब 20-25 गांवों को कह दिया कि आज से सारा दूध इस कंपनी को ही जाएगा। सारे गांवों का दूध उस कंपनी को ही जाने लगा। कंपनी धड़ाधड़ चल निकली। कंपनी को फायदा हुआ। उन्हें इफरात में दूध मिलने लगा। गांव के दूध बेचने वालों को फायदा हुआ कि उनका दूध हाथ के हाथ बिकने लगा। और बड़ा फायदा हुआ विकास दुबे को, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि विकास इतना बड़ा काम भलमनसाहत में कर दिया हो। यहां से कमीशन के तौर पर विकास ने जमकर पैसा बनाया। कानपुर जेल की बैरक नंबर 18 सबसे मशहूर बैरक है, जिसके बारे में जब भी कोई अपराधी जिक्र करता है तो उसके चेहरे पर विकास दुबे का नाम जरूर आता है। विकास दुबे जेल में भी कानपुर देहात के अपराधियों के साथ अलग गुट बनाकर रहता था। उन पर जेल में भी प्रभुत्व कायम कर रखने की कोशिश करता, जिसका फायदा उसे जेल से बाहर आने पर मिलता था। ये सभी लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते। सरस वाजपेयी, जो काफी बार जिक्र कर चुके हैं कई इंटरव्यूज में, बातचीत में,
वो बताते हैं कि विकास दुबे को कानपुर जेल की 18 नंबर बैरक में रखा जाता था। बैरक नंबर 18 कानपुर जेल की सबसे बड़ी, अच्छी और सुविधाजनक बैरक थी। इस बैरक के कैदियों का अलग खाना बनता था, पकाने का सामान बाहर से आता था। 18 नंबर के कैदी खुद भी अपना खाना बनाया करते थे। ये बात साल 2000 के बाद की। उस वक्त अतीक, शफीक, बिल्लू का D2 गैंग कानपुर का सबसे बड़ा अपराधी गैंग हुआ करता था। इस गैंग के टॉप मेंबर में से कोई जेल आता तो बैरक नंबर 18 में रुकता था। आलम यह था कि बैरक में एक संगमरमर का चबूतरा तक बनवाया गया। अतीक, शफीक, बिल्लू में से कोई जेल आता तो इसी चबूतरे पर सोता। विकास और उसके कुछ साथी 18 नंबर बैरक में D2 गैंग वालों के साथ रुकते थे। इस बात से भी वो बाहर अपना रुतबा जमाता था। अब आप समझ सकते हैं कि विकास दुबे ने अपनी पहुंच कहां तक बनाई। खैर, विकास पर तमाम मर्डर केस साल 2000 में चले। ताराचंद मेमोरियल कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में विकास दुबे का नाम है। इसके अलावा राम बाबू यादव के हत्या का तार भी विकास दुबे से जोड़ा गया। 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी रहा। 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर भी जानलेवा हमला करने का भी आरोप विकास दुबे पर लगा था। इस मामले में अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद किया, लेकिन जिस मामले ने विकास का नाम हिस्ट्री शीटर्स में दर्ज करा दिया वो था राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का मुकदमा। विकास दुबे के हिस्ट्री शीट का एक हिस्सा क्रेडिट SCRIVD 4678203343 विकास दुबे का आपराधिक इतिहास। एक सबसे बड़ा कांड संतोष शुक्ला मर्डर केस साल 1996। हरिकृष्ण श्रीवास्तव बसपा से विधानसभा चुनाव लड़े। बीजेपी के संतोष शुक्ला उनके सामने थे। हरिकृष्ण चुनाव जीतते हैं। जीते तो विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान हरिकृष्ण और संतोष शुक्ला के समर्थक आपस में भिड़ गए। हरिकृष्ण के जुलूस की अगुवाई विकास दुबे कर रहा था। चुनाव में विकास और संतोष शुक्ला का मन एक दूसरे से खट्टा हो चुका था। इस घटना के बाद से मनमुटाव बढ़ा और इसी चुनाव में विकास और लल्लन वाजपेयी के बीच भी तनातनी शुरू। लल्लन जो कभी विकास का साथी हुआ करता था, लेकिन चुनाव में संतोष शुक्ला का साथ, और यहीं से विकास से खटक गई। वहीं अब बात आती है संतोष शुक्ला मर्डर केस की, तो ये समझना बेहद जरूरी है क्योंकि इस केस के बाद विकास दुबे का नाम हिस्ट्री शीटर्स में आया। इसे लेकर 2 तरह की बातें चलती हैं। संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला कई बार बता चुके हैं कि 12 अक्टूबर 2001 को विकास ने लल्लन के यहाँ हमला कर दिया। लल्लन था बीजेपी का आदमी। उसने उस समय के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को फोन किया कि इन लोगों ने हमें घेर लिया, 12 से 15 लोग इकट्ठा हैं, कट्टे वगैरह साथ में हैं। संतोष शुक्ला ने कहा कि हम आ रहे हैं। वो पहले शिवाली थाने गए, फोर्स लेकर आए। शिवाली थाने पर विकास दुबे और उसके कुछ लोग पहले से थे। थाने के अंदर दोनों के बीच बहस होती है, बात बढ़ती है और संतोष शुक्ला पर गोली झोंक दी जाती है। इसके बाद आलोक चतुर्वेदी, शायद किसी को नहीं याद होंगे, लेकिन हर बार उनका भी जिक्र होता है इस पूरे मामले में। वे 1985 से शिवाली में पत्रकारिता कर रहे थे और संतोष शुक्ला मर्डर केस के वक्त स्पॉट पर ही मौजूद थे। वे बताते हैं कि विकास दुबे की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। उस रोज वो पत्नी को लेकर कानपुर की तरफ गए हुए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। कानपुर से लौटते वक्त विकास की गाड़ी पर भयंकर हमला हुआ, बम तक फेंके गए। बसते बसते वो शिवली थाने पहुंचे रिपोर्ट लिखाने के लिए। इधर विकास पर हमले की खबर सुनकर गांव के सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए। थाने को घेर लिया, थाने के बाहर जाम लगा दिया। तभी वहां से संतोष शुक्ला का निकलना हुआ। इसी रास्ते से जाकर उनका स्कूल पड़ता था, अवंतीबाई कॉलेज। उनकी गाड़ी जाम में फंस जाती। पता किया तो पता चला कि विकास दुबे की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, इसीलिए जाम लगाया गया है। वो गाड़ी से उतरे, थाने में घुसे कि रिपोर्ट लिखवाओ, जाम खुलवाओ। उन्हें था कि जल्दी रास्ता खुले, वो यहाँ से जाएं। यही विकास दुबे से किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती। तो विकास दुबे ने कहासुनी के बाद वही पत्थर उठाकर सिर पर दे मारा। सफेद कुर्ता पायजामा खून खून हो गया।
कराते हुए संतोष शुक्ला ने विकास को गालियां देनी शुरू कर दी। विकास और उसके साथी पहले से ही तवाए बैठे हुए थे और इसके बाद थाने के अंदर से 3 फायर की आवाज। जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं हुआ है, वो सब कुछ जानते हैं। हर किसी को पता है कि थाने के अंदर हुआ कैसे। अब यहाँ से सवाल ये था कि विकास दुबे बचता कैसे चला गया। हत्या की कोशिश, जमीनें कब्जाना, तमाम आरोप लगे, फिर भी वो इतने साल तक कानून के शिकंजे से बचता रहा। ये जानने के लिए हमने कुछ वकीलों की भी रिपोर्ट्स खंगाली, जो कहते हैं कि विकास दुबे की हिस्ट्री जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वकील संतोष बाजपेयी की। विकास दुबे के जब कानून से बचते चले आने की बात होती है तो संतोष बाजपेयी जी कहते हैं, संतोष शुक्ला मर्डर केस का जिक्र करते हैं जिसमें वो बरी हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी केस में विकास दुबे को खुल्लर के अलावा पुलिस को भी आरोपी बना दिया गया था। फिर भीतर खाने ये बात हो गई कि भाई हमें सजा हुई तो तुम्हें भी होगी। एक एक गवाह मुकर गया। नतीजा, जज एएच अंसारी के रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले विकास दुबे को बरी कर दिया गया। वहीं सिद्धेश्वर पांडे केस में जज थे राम विजय हरि त्रिपाठी, बड़े हनुमान भक्त, उन पर उस वक्त काफी दबाव था। लेकिन संतोष बाजपेयी जी कहते हैं कि मुझे पूरी तरीके से याद है कि उन्होंने कहा था कि जहां कहा जाएगा वहां फाइल ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन फैसला मैं नहीं करता, फैसला हनुमान जी करते हैं, तो फैसला तो वही होगा जो सही होगा। बाद में विकास दुबे को इस मामले में दोषी करार दिया गया। अभी आपने सुना कि संतोष बाजपेयी जी ने अपना पक्ष रखा। कई मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने पक्ष को रखा, कई इंटरव्यूज में कहा, अखबारों में उनके बयान को छापा गया। लेकिन अब एक नज़र डालते हैं वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी के बयानों पर भी। जब कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई मजबूत दलीलें नहीं, तो सजा कहां से होगी। अब आप सीधी सी बात समझिए कि जब पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई साक्ष्य पेश ही नहीं कर पाए तो वकील क्या ही कर लेगा। कहीं से भी कोई कड़ी तो मिलनी चाहिए जिसे जोड़कर एक कहानी मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। वो मिली नहीं तो कहानी मुकम्मल नहीं हुई, लचर पैरवी और मुकदमा खत्म हो गया। ये तो दूसरे वकील की बयानबाजियां थी। अब तीसरे और सबसे प्रमुख वकील की बात करते हैं जो विकास दुबे को लेकर के कई बार चर्चा में रहे, वकील पारन नाथ। विकास के पास पॉलिटिकल बैंकिंग थी। ये तो नहीं कह सकते कि उसका कांटेक्ट लखनऊ तक था, लेकिन कानपुर, खासकर कानपुर देहात में विकास की जबरदस्त पकड़ थी। यह पकड़ पुलिस से लेकर प्रशासन और राजनीतिक तक कायम थी। इसी वजह से वो लगातार तमाम केस में बसता चला गया और खुद को प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी बताता रहा भी। हालांकि विकास की पत्नी ऋचा भी जिला पंचायत सदस्य रही। आसपास के गांवों में भी जिसे चाहता उसे प्रधान बनवाता, सरकार किसी की भी हो, इन सब क्षेत्रों में वोट विकास दुबे के मर्जी से ही पड़ते थे। ऋचा दुबे विकास की पत्नी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। इसके अलावा विकास के पास जबरदस्त राजनीतिक संरक्षण भी था। नाम ना बताने की शर्त पर शिवली के एक ही व्यक्ति ने हमें बताया कि संतोष शुक्ला केस के बाद विकास का पूरा ध्यान पैसे पर आ गया। जमीनें कब्जाना, अनाप शनाप पैसा बनाना, वो खुद को पंडित कहलाना पसंद करता था। पैसा था ही तो लोगों की छोटी मोटी मदद भी करता था। किसी की लड़की की शादी हुई तो 10 से 20 हजार रुपए दे दिए, किसी को खेती किसानी करनी है तो मदद कर दी। बाकी खौफ ऐसा था कि इन सबके दम पर विकास के पास 20 से 25 गांवों का तगड़ा वोट बैंक था। इन वजहों से सरकारें तो बदलती रही, लेकिन विकास को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। ना भूमाफियों में नाम, ना टॉप अपराधियों में विकास का नाम। और इन सब तमाम चीजों को लेकर के कई सवाल भी उठे, क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे का चाल चरित्र रहा, उसका रुतबा रहा, उसका दबाव रहा, उसकी दबंगई रही, उसको लेकर सवाल उठना लाजमी है, जिनके जवाब मिलने जरूरी थे। पहला सवाल, विकास दुबे पर तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के आरोप थे, इसके बाद भी उसका नाम भूमाफियों की लिस्ट में क्यों नहीं था। और दूसरा सवाल,
विकास का नाम शिवली और चौबेपुर थाने के टॉप अपराधियों की लिस्ट में क्यों नहीं था? और तीसरा सवाल, विकास दुबे जैसा क्रिमिनल जो करीब 30 साल से फल फूल रहा था, क्या आपको लगता है कि उसके केस को पुलिस की तरफ से शुरू की ज्यादा सख्ती से हैंडल किया जा सकता था? इन 3 सवालों के जवाब के लिए हमने कानपुर के तत्कालीन एसपी दिनेश कुमार से तमाम बार संपर्क करना चाहा। उनके पीआरओ से संपर्क किया, लेकिन ना तो उनसे बात हो सकी, ना मिलने का समय मिला। मेल पर सवाल भेजे गए, वहां भी जवाब नहीं दिया गया। दिनेश कुमार एसपी के पद से हटा दिए गए, लेकिन जवाब तो चाहिए था। तो हमने सारा सिस्टम समझने के लिए बात की उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से। उन्होंने बताया कि विकास दुबे का प्रकरण एक प्रशासनिक त्रासदी था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेजेडी। भूमाफियों की लिस्ट में नाम ना होने के लिए सीओ और तहसीलदार की तरफ से नाम भेजा जाता है, फिर ये लिस्ट जाती है एसडीएम या कलेक्टर के पास। लेकिन विकास ने आधे से ज्यादा थानों को तो पेरोल पर रखा था। अब ये जांच की बात है कि किस स्तर पर गलती रही। फिर रही बात थाने की टॉप क्रिमिनल की लिस्ट में नाम ना होने की, तो 2009 में तो विकास दुबे ने अपनी हिस्ट्री शीट भी फड़वा दी थी। ये बात कहीं सामने नहीं। तो जब बुनियादी चीज ही नष्ट कर दी गई, तो कहां से लिस्ट में नाम आएगा और कौन बनेगा हिस्ट्री शीटर? खैर, विकास दुबे पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 6 बार गुंडा एक्ट लग चुका था, 8 बार गैंगस्टर एक्ट, 6 बार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 1 बार रासुका के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बावजूद वो खुला घूमता रहा। देखिए, एक चीज समझना बेहद जरूरी है कि जब एक मकड़ी जाल बुनती है तो उसमें छोटे कीट पतंग तो फंस ही जाते हैं, लेकिन बड़े कीड़े जब जाल बुनते हैं, उलझते हैं, तो ना सिर्फ छिटक कर अलग हो जाते हैं, बल्कि जाल में भी सुराग छोड़ जाते हैं। तो विकास दुबे की जो एक कहानी है, कानपुर से शुरू हुई, फिर पूरे प्रदेश में मशहूर हुआ, फिर धीरे धीरे वो अपना रसूख बढ़ाने लगा। फिर उसको लगा कि अब इससे काम नहीं चलेगा, अब कुछ थोड़ा अलग करना चाहिए। उसी अलग करने के चक्कर में विकास दुबे का अंत हो। तो आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे कुछ नई कहानी के साथ। नमस्कार।